हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। क्या आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उस डिस्ट्रीब्यूटर के चलते रेगुलर म्यूचुअल फंड में अमूमन तौर पे जो एक्सपेंस रेशो है वो हायर साइड पे होता है और इन्वेस्टर का नुकसान होता है। इसलिए कई सारे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आप भी शायद यही करते होंगे। क्या आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ग्रो या फिर जीरोधा का कॉइन, ईटी मनी ऐसे एप्स यूज करते हो? तो अगर आप ये एप्स यूज करते हो तो क्या ये एप्स इंडिया में अभी बैन होने वाले हैं या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पे एक्सपेंस बढ़ने वाला है? क्या आपको अभी भी रेगुलर म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि सेबी ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके चलते शायद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ सकता है। तो सब ऐसे आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, सवाल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस में कुछ वैल्यू एडिशन जरूर होगी। तो हाल ही में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है इनके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की एक कोशिश की है और उसी के लिए उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। अब इस सर्कुलर में क्या कहा गया है, इसका आपके इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अभी भी उतने ही प्रॉफिटेबल रहेंगे या फिर सारा गेम चेंज हो जाएगा, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो जब भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली जाइए एएमसी के वेबसाइट पे, उनके वेबसाइट पे जाके वहां पे प्रॉपर तरीके से लॉगिन कीजिए, अपना केवाईसी कीजिए और उनके डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के जो प्लान है उसमें निवेश कीजिए। या फिर आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है जैसे कि ग्रो ऐप हो गया या फिर जीरोधा का कॉइन हो गया, ईटी मनी हो गया, पेटीएम हो गया। ऐसे एप्स के जरिए भी आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। तो ये जो एप्स है ना, इन्हें कहते हैं ईओपी यानी एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म। यानी इनका काम क्या होता है कि म्यूचुअल फंड पे जाने के बजाय आप सिर्फ एक ही ऐप डाउनलोड कीजिए और उसी ऐप से सारी जो एएमसीज है, चाहे वो आईसीआईसीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, एसबीआई हो गई, सारे म्यूचुअल फंड्स की जो एएमसीज है उसके जो डायरेक्ट प्लान है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जीक्यूशन के तौर पे जो देखा जाए तो ये काफी कन्वीनियंट है इन्वेस्टर के लिए। अदरवाइज इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, हर एक एएमसी के वेबसाइट पे जाना, वहां पे सारे डॉक्यूमेंटेशन करना, वो थोड़ा कम्बरसम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये ईओपी प्लेटफॉर्म है यानी ये एप्स है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट काफी आसान हो जाता है। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है? अकॉर्डिंग टू सेबी ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है, ये जो डिजिटल एप्स है, इनका कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ही नहीं। अब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की क्या जरूरत है, इसे हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने इन एप्स पे इन्वेस्ट किया और इनके थ्रू आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जाने के अलावा कहीं और चला गया, आपको वो यूनिट्स मिले ही नहीं जो आप चाहते थे और आपने जाके सेबी में कंप्लेंट रजिस्टर की कि ऐसा ऐसा पैसा मैंने इन एप्स के जरिए म्यूचुअल फंड में डाला था लेकिन मेरे हिसाब से मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हुआ नहीं है। तो सेबी इन प्लेटफॉर्म से पूछेगी कि सच में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है क्या? तो ये प्लेटफॉर्म शायद ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, हमारा तो कोई यूजर के साथ में एग्रीमेंट है नहीं, ये यूजर अपने खुद की इच्छा से हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए पैसे निवेश कर रहे हैं। तो सेबी भी उन प्लेटफॉर्म पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, आपका जो मॉनेटरी प्रॉब्लम हुआ है उसे एड्रेस नहीं कर सकती क्योंकि कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ही नहीं। ये प्लेटफॉर्म ना कि आपके एजेंट है, ना कि किसी एएमसी के एजेंट है, इनका ना कि आपके साथ में कोई रजिस्ट्रेशन है यानी सेबी के साथ में कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कि कोई एएमसी के साथ में रजिस्ट्रेशन है। तो किस बेसिस पे, किस रूल के अंडर इन प्लेटफॉर्म्स पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाए, इसका सारा सार विचार सेबी ने किया और उसके अंडर उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। अभी सर्कुलर में ना काफी सारी चीजें कही गई है, इसलिए कई एक्सपर्ट्स हैं जो दो सोच में पड़ गए हैं कि डायरेक्ट प्लान अभी महंगे हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये एग्जैक्टली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो है ईओपी यानी
एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म, अभी इन्हें सेबी के द्वारा कंपलसरी 2 जरिए दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन करने के। उसमें से जो पहला जरिया है इसे हम कहेंगे ईओपी कैटेगरी 1 और जो दूसरा जरिया है उसे हम कहेंगे ईओपी कैटेगरी 2। ईओपी कैटेगरी 1 के अंडर ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इन्हें क्या करना पड़ेगा, जो एएमसीज है उनके एजेंट की तौर पे काम करना पड़ेगा। अब उनके एजेंट की तौर पे काम करना है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन कहां पे करेंगे, तो ये जाके एमफी में यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, यहां पे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो बकायदा एएमसीज के एजेंट रहेंगे और फिर वो ये बिजनेस कर सकते हैं। अब एजेंट होने के बतौर सेबी ने इन्हें एक पावर भी दी है कि आप एजेंट की जो फीस है वो एएमसी से आप ले सकते हो। इसका मतलब क्या कि अगर आप एएमसी के एजेंट हो और आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एएमसी को ढेर सारे इन्वेस्टर उनके प्लेटफॉर्म के जरिए लाके दे रहे हो, तो उसकी तौर पे आप एएमसी से फीस चार्ज कर सकते हो। अब ये फीस कितनी है ये अभी भी क्लियर नहीं है, इसके बारे में और भी जानकारी सेबी फ्यूचर में दे सकती है। तो ये एक जरिया हो गया। सेकेंड जो जरिया है उसे हम कहेंगे ईओपी कैटेगरी 2। इसमें ये प्लेटफॉर्म जो है इन्हें स्टॉक ब्रोकर के जैसा काम करना पड़ेगा और ये एज ए एजेंट काम करेंगे, लेकिन किसके, इन्वेस्टर के एजेंट के तौर पे ये काम करेंगे। यानी आप जैसे मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है उनके एजेंट की तौर पे ये काम करेंगे और उसके लिए इन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंजेस में और सेबी के पास। तो अब जो रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो रजिस्ट्रेशन के अंडर है ना सारे रूल्स है। आपको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रीवांस रिड्रेसल कैसे एड्रेस करना है, आप कितनी फीस चार्ज कर सकते हो, ये सब इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर सारा कुछ दिया गया है। अभी जो सेकंड कैटेगरी है ना, इसमें भी ये फीस ले सकते हैं, लेकिन किससे लेंगे, वो इन्वेस्टर से लेंगे। और इसी के चलते ढेर सारे जो लोग कह रहे हैं कि आज तक ये प्लेटफॉर्म ना कि एएमसी से फीस ले रहे थे ना कि इन्वेस्टर से ले रहे थे, तो इन्वेस्टर के लिए ये काफी अच्छा था, उन्हें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कम एक्सपेंस रेशो में मिल रहा था, तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेबी ने एक काफी अच्छा कदम उठाया है। क्यों, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जिसके तहत इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाए, और ये प्रोटेक्शन के चलते सेबी ने ये रूल लागू किया है। अब इसके चलते कई सारे लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में शायद एक्सपेंस रेशो बढ़ जाएगा, अभी उतना लुक्रेटिव नहीं रहेगा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जितना पहले हुआ करता था। तो इसमें भी 2 राय है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सच में अगर ये जो प्लेटफॉर्म है ये इन्वेस्टर से फीस लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो एक्सपेंस रेशो है वो बढ़ेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्सपेंस रेशो में शायद कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी ये प्लेटफॉर्म जो पैसा लेते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो निवेश करने के वक्त वो ट्रांजैक्शन फी चार्ज करते हैं और वो फी वो एएमसी पे चार्ज करते हैं। लेकिन एएमसी क्या करती है, वो फी में जितना भी खर्चा होता है ना वो टोटल एक्सपेंस रेशो में कंसीडर करते हैं और उतना एक्सपेंस रेशो वो आज भी दिखाते ही है। तो इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद अभी भी वैसा ही होगा। मान लो कि कोई प्लेटफॉर्म है जिन्होंने ईओपी कैटेगरी 1 में रजिस्ट्रेशन किया, तो वो जो फ्लैट फी जो चार्ज करेगी वो एएमसी पे करेगी और एएमसी उसको एक्सपेंस रेशो में दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फ्लैट फी शायद कम रहेगी। और ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होने वाला है ये रजिस्ट्रेशन के अंडर, तो उसके चलते आने वाले दिनों में काफी सारे जो इन्वेस्टर है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे। तो जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इनकी जो फीस रहेगी वो काफी नॉमिनल रहेगी और इसके चलते ये एक्सपेंस रेशो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसे 2 विचार आज मार्केट में है, लेकिन कुछ आने वाले दिनों में हमको तो पता ही चल जाएगा कि एक्सपेंस रेशो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 2023 से लागू करने की सेबी ने सोच ली है। अब कभी आपने ये सोचा है कि जब आप इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन्वेस्ट कर रहे थे, ये प्लेटफॉर्म ना कि आपसे पैसा ले रहे थे ना कि एएमसी से पैसा ले रहे थे, तो इनका बिजनेस चल कैसे रहा था। ये प्लेटफॉर्म चलाना कोई आसान बात नहीं है। देखो काफी सारे सॉफ्टवेयर से उसमें बग्स आते हैं,
उसके लिए उन्हें एक्सपर्ट्स की टीम रखनी पड़ती है, डेली कंजम्पशन होता है डेटा का, उसको स्टोर करना पड़ता है। तो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ना, इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। तो इसमें पैसा तो खर्चा होता है, लेकिन ये इन्वेस्टर को भी नहीं चार्ज कर रहे और ना कि एएमसी को चार्ज कर रहे। तो इनका ये जो बिजनेस मॉडल है, ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल है या नहीं, इसके बारे में भी सेबी ने सोचा। और इसीलिए सेबी ने इनसे कहा कि आप प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर रजिस्ट्रेशन कीजिए, चाहे तो आप फीस ले लीजिए, एएमसी से ले लीजिए या फिर इन्वेस्टर से ले लीजिए, ताकि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल हो पाए। अब तक ये लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि जीरोधा है। जीरोधा के बेसिकली दो एप्स है, एक है काइट और दूसरा है कॉइन्स। काइट के जरिए ये एक स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं, उसमें उन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया है सेबी के अंडर। तो काइट में जब भी आप उनकी सर्विस लोगे तो आपको एक एनुअल फीस देनी पड़ती है, 300-400 जो कुछ भी रहेगी। लेकिन कॉइन्स ऐप के लिए ऐसा कुछ नहीं। तो ये जीरोधा क्या कर रही थी, वो प्रॉफिटेबल कंपनी है ऑब्वियसली, तो उनका जो प्रॉफिट आता था उसमें से कुछ पैसा वो कॉइन्स ऐप पे लगा रही थी, लेकिन वो आपसे पैसा नहीं ले रही थी, ना कि एएमसी से पैसा चार्ज कर रही थी। तो ये तो हो गया जीरोधा के बारे में। लेकिन ऐसे भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो कि लॉस में है, तो वो कैसे बिजनेस सस्टेन कर रहे हैं। देखिए, उन्हें क्या है, वेंचर कैपिटल से अच्छा खासा फंडिंग मिल रहा है, या फिर वो कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं पैसों की और जैसे तैसे चला रहे हैं। लेकिन कितने दिन तक चलाएंगे। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होना उतना ही जरूरी है इस मार्केट में, अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है तो। और ये सारी चीजें कंसीडर करके सेबी ने ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की कोशिश जरूर की है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो फ्रेमवर्क है ये इन्वेस्टर के भले के लिए ही है, और ये जो सारे एप्स है ये बैन नहीं होंगे अगर 1 सितंबर तक, यानी 1 सितंबर 2023 तक इन्होंने दोनों में से किसी एक कैटेगरी के अंडर रजिस्ट्रेशन किया। तो अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये अपना ये जो बिजनेस है एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म का, ये इंडिया में नहीं कर सकेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आपको इसके बारे में जानना काफी जरूरी था। अब इस पे एक्सपेंस रेशो कितना बढ़ेगा, फीस कितनी लगेगी, इसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं दिए गए हैं। आने वाले दिनों में हमें जरूर इसके बारे में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज एक बार सब्सक्रिप्शन दबाने में कोई पैसा नहीं लगता, उसे भी दबा दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।